मिलेट क्या है? मिलेट को जानना है तो सबसे पहले अनाजों को जानना होगा। अनाजों की कौन सी कैटेगरी है? अनाजों की 3 कैटेगरीज हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये 3 कैटेगरी हैं अनाजों की। अब इन नेगेटिव अनाजों में कौन से आते हैं? नेगेटिव अनाजों में आता है गेहूं और चावल, जिसे हम पेट भर के खाते हैं। और इन अनाजों के ओवर कंजम्पशन के कारण ही आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, किडनी फेलियर, इन सभी के पीछे क्या कारण है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन लेसर टाइम। तो ये जो अनाज हैं ये मात्र 1 घंटे के अंदर सारा का सारा ग्लूकोज रिलीज कर देते हैं। स्टार्च जो इनके अंदर होता है उससे ग्लूकोज रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फाइबर की मात्रा जो है वो लेस देन 1% होती है। इन्हें कहा जाता है नेगेटिव अनाज। ऐसे अनाज जो हमें बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए सबसे ज़्यादा हम यही अनाज खा रहे हैं। फिर दूसरी कैटेगरी जो होती है अनाजों की वो होती है न्यूट्रल कैटेगरी। न्यूट्रल कैटेगरी में कौन से अनाज आते हैं? न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, चीना, इसके अलावा जई, देसी मक्का। जो स्वीट कॉर्न आप लोग खाते हैं वो भी नेगेटिव कैटेगरी में ही आता है। तो ये जो अनाज हैं न्यूट्रल कैटेगरी के अनाज, ये भोजन के रूप में बहुत अच्छे हैं। आप भोजन के रूप में इन अनाजों को लें, लेकिन इनमें एक कमी है, इनके अंदर हीलिंग पावर्स नहीं है। भोजन के रूप में बहुत अच्छे हैं, न्यूट्रिशन आपको देंगे, आप खाएंगे अगर इनको तो कोई नेगेटिव इफेक्ट इनका नहीं है ना। तो इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कैटेगरी के अनाज। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी कैटेगरी है पॉजिटिव कैटेगरी। ऐसे अनाज जो पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे 5 अनाज हैं। कितने अनाज हैं? 5। कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा और मकरा या मुरात भी कहते हैं इसे। ये जो 5 अनाज हैं ये पॉजिटिव कैटेगरी के अनाज हैं। ये ऐसे अनाज हैं जो हमारे पूर्वज कंज्यूम करा करते थे और इनको खाने के कारण उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी। बीमारी अगर होती भी थी तो वो रिवर्स हो जाया करती थी। तो ये जो अनाज हैं, ये 5 जो अनाज हैं, इनको कहा जाता है श्री धान्य मिलेट। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि अगर ये अनाज इतने अच्छे हैं तो इनके बारे में हमें पता क्यों नहीं है? हमें पता इसलिए नहीं है कि बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि हम अपने ये अनाज नहीं उगाएं। क्या उगाएं? सिर्फ गेहूं चावल। क्यों? क्योंकि विदेशी गेहूं चावल ही खाते हैं। उन्हें कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, मकरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज्वार, बाजरा में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट किस में है? गेहूं में। उसकी ब्रेड बनाएंगे, मैदा बनाएंगे, तो विश्व भर की आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे। इस कारण, मात्र इसी कारण से हम लोग जो इन्फीरियर कैटेगरी के अनाज हैं, कचरा कैटेगरी के अनाज हैं, उनको ओवर कंजम्पशन करते हैं, उनको ही खाते हैं। आप वर्ष भर जो है तरह तरह की सब्जियां खाते हैं, तरह तरह के ड्राई फ्रूट खाते हैं, तरह तरह के फल खाते हैं, लेकिन अनाज आप 2 ही खा रहे हैं, गेहूं चावल। ज्वार जो कि हमारा मुख्य अनाज था उसे भी हमने खाना छोड़ दिया। और जो कोदो, कुटकी, कंगनी, भारत के कोदो जो है वो भारत का हेरिटेज अनाज है। कुटकी जो है वो भारत की हेरिटेज क्रॉप है। इन क्रॉप्स को भी हमने खाना छोड़ दिया और उगाना भी छोड़ दिया कई षड्यंत्रों के कारण। अंग्रेजों ने इन्हें बार बार क्या कहा कि ये अनाज जो है पशु के खाने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम भारतीय इन अनाजों को नहीं खाएं और वो आसानी से इन अनाजों को खरीदकर विदेशियों को खिला दें। आसानी से इन अनाजों को खरीदकर अपने पशुओं को खिला दें, है ना। तो उन्होंने बार बार प्रचारित किया कि ये अनाज पशुओं को खिलाने योग्य हैं, ये मनुष्य के कंजम्पशन के लिए नहीं है।
जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। तो हुआ क्या, कालांतर में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया हमें अपनी विरासतों के प्रति। जो हमारे पूर्वज हजारों सालों से इन अनाजों को खाते आ रहे थे, हमने क्या करा, कालांतर में पिछले 100-150 सालों में उन्हें खाना छोड़ दिया। क्यों? विदेशी ने आपको सिखाया कि अनाज पशुओं के खाने योग्य हैं, जबकि आप अगर अपने बुद्धि का प्रयोग करें तो क्या कोई ऐसा अनाज है जिसे पशु नहीं खाता हो? अगर आप ऐसा कोई अनाज खोज लें, गेहूं हो, चावल हो या कोई अन्य अनाज जो पशु नहीं खाता हो, पशु सब अनाज खा जाते हैं। लेकिन जब आप चिड़िया जो है बर्ड्स को, आपने देखा होगा गेहूं के खेत में वो नुकसान नहीं करती है, लेकिन ज्वार के खेत में, कंगनी के खेत में, कोदो के खेत में वो नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि वो भी जानती हैं कि क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है ना। अब आपके पास प्रश्न उठेगा कि ये जो कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, मकरा, ये इतने अच्छे अनाज हैं तो इनके पीछे क्या साइंस है ना। ये अनाज जो हैं वो हीलिंग अनाज हैं। कैसे अनाज हैं? हीलिंग अनाज। अगर हमारे शरीर में कोई भी विकृति पैदा हुई, हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हुआ, थायराइड पैदा हुई, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पैदा हुई है ना, लीवर के एंजाइम डिसबैलेंस हुए, हमारे भूख के एंजाइम डिसबैलेंस हुए, तो हमें आगे जाके कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये अनाज क्या करते हैं, इनके अंदर एनॉर्मस अमाउंट में फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इन अनाजों के अंदर एनॉर्मस अमाउंट में एंटी कैंसरस कंपाउंड्स होते हैं, एंटी डायबिटिक कंपाउंड होते हैं, एंटी फैट, एंटी ओबेसिटी कंपाउंड होते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं, एंटी ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड होते हैं। तो इनके अंदर जो है हमें हीलिंग करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है, हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम दवाई लेते हैं। लेकिन ये जो अनाज हैं ये प्राकृतिक दवाई का काम करते हैं। और देखिए, कभी भी जो है ना, दवाई भोजन का विकल्प नहीं हो सकता है। अगर आपका भोजन बीमारी पैदा कर रहा है तो दवाई से कैसे ठीक होगा वो? अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 100 ग्राम जो है गेहूं या चावल का सेवन करते हैं तो आपको 60 से 70 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा, है ना। तो ये जो ग्लूकोज है आपको लेस देन 1 आवर में मिल रहा है। कितने टाइम में मिल रहा है? 1 घंटे से कम समय में। तो समस्या यही है, हमारे शरीर को जरूरत है 10 ग्राम की, आपने उसे दे दिया 60 से 70 ग्राम, साथ में कुछ और भी आपने सब्जी भी खाई, आलू भी खाया, तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज हमारे भोजन में उपस्थित है। और ये कहाँ जा रहा है? हमारे ब्लड में जा रहा है। लीवर कुछ अमाउंट को स्टोर करेगा, लेकिन जब उससे ज़्यादा ग्लूकोज पैदा हो रहा है तो ये हमारे ब्लड में चला गया। अब ब्लड में जाएगा तो शर्करा का लेवल बढ़ाएगा, तो हमें डायबिटीज का इंडिकेटर पता चलेगा। और क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ाएगा, तरह तरह के कंपाउंड्स बनाने लगेगा जिन्हें शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत नहीं है। जैसे फैट बना देगा, फैट की जरूरत आपके शरीर को नहीं है। व्हीट वैली आपने सुना होगा, है ना। व्हीट के खाने से क्यों वैली पैदा हो रही है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज है जो गेहूं चावल हमें दे रहे हैं वो स्टोर हो जा रहा है फैट के रूप में। तो ये जो मिलेट्स हैं ये क्या करते हैं? श्रीधान्य मिलेट्स, इनके अंदर 8 से 12% फाइबर होता है। कितना? 8 से 12% फाइबर। तो ये जो 8 से 12% फाइबर है, ये जब हमारे भोजन में जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये एक साथ बॉम्बार्डिंग नहीं करता है ग्लूकोज की, धीरे 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 ग्लूकोज हमें मिलता है। और ये कितनी देर में मिलता है? 5 से 6 घंटे, 7 घंटे धीरे धीरे हमें मिलेगा। तो हमें ऊर्जा का स्तर भी हमारा मेंटेन होगा, ग्लूकोज का स्तर भी मेंटेन होगा। और इनके अंदर जो एनॉर्मस अमाउंट में बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे? वो हमारे फैट को कम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड को कम करेंगे और तरह तरह से हमें जो बीमारियों से बचा कर रखेंगे। अब मिलेट खाना क्यों जरूरी है? मिलेट खाना इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन भर की कमाई
क्या आप हॉस्पिटल में खर्च करना चाहते हैं? क्या आप जीवन के अनमोल समय, जब आप अपने परिवार के साथ मजे में रहें, जब आप परिवार के साथ खुश रहें, ऐसा टाइम आप हॉस्पिटल के बेड पे या हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर अपना टाइम वो निकालना चाहते हैं? या भारतीय भोजन विज्ञान के जो रहस्य हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपे हैं, शतायु होने के रहस्य, आरोग्य के साथ रहने के रहस्य, उन रहस्यों के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप अपने बच्चों को एक बीमार जीवन देना चाहते हैं? आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी उनको सेव करके दे देंगे, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनका सारा का सारा पैसा हॉस्पिटलों में, दवाइयों में यहीं चला जाएगा। तो अपने बच्चों को भले ही आप 10,000 रुपए का जूता दिलवाएं या ना दिलवाएं, लेकिन मिलेट्स इंट्रोड्यूस करें उनको, जिससे कि वो मिलेट्स खाएं और हमेशा स्वस्थ रह सकें। इनके अंदर जो हीलिंग कैपेसिटी है, उससे क्या होता है कि शरीर को जब हम मिलेट का भोजन देते हैं तो शरीर का हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, और हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिव होने से शरीर अपने आप जो भी शरीर में समस्याएं हैं, परेशानियां, उनको दूर कर लेता है। मिलेट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में उपस्थित है, तो उससे क्या होता है, मिलेट्स के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो झुर्रियों को कम करते हैं, बालों का असमय जो है पकना उसे दूर करते हैं, और हमारी आयु को बढ़ाते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी तरीके से मिलेट्स के अंदर खजाना है किसका? मिनरल्स का। विटामिन B1, B2, B3, B6, फोलेट, इन सब का खजाना है। और मिलेट में एक और अच्छी क्या बात है, मिलेट के अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं, माने जो प्रोटीन होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड बैलेंस मात्रा में होते हैं, जिससे हमारा शरीर प्रोटीन के प्रोडक्शन में, मसल्स के प्रोडक्शन में उनका उपयोग कर पाता है। मिलेट्स के अंदर और क्या खासियत है, इसके अंदर आयरन होता है, जिससे एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। और क्या खासियत है, इसके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है महिलाओं को और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अंदर पोटास, मैग्नीशियम से लेकर हर एक आयन मौजूद है, जो हमें मिनरल्स के रूप में, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और मिलेट्स के अंदर और क्या खासियत है, मिलेट्स के अंदर जो फाइबर है उसे आप हल्के में मत लें। 8 से 12% फाइबर की आवश्यकता क्यों है? हमारे आंतों के जो रोग हैं, आंतों का जो कैंसर है, वो किस वजह से होता है? कम फाइबर की मात्रा के कारण। और आपको लगता है कि आप भोजन कर रहे हैं तो आप स्वयं के लिए भोजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, कई लाख करोड़ बैक्टीरियाज हमारे गट में रहते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, इनका हमारी हेल्थ से, हमारे मूड से, हमारे इमोशन से और हमारे हार्मोन से बहुत कुछ लेना देना है। जो भोजन हम खाते हैं, इसी भोजन को ये बैक्टीरियाज पचा रहे हैं, इसी भोजन का उपयोग करके वो ग्रो कर रहे हैं और कॉलोनी बना रहे हैं। अगर अच्छे बैक्टीरियाज हमारे गट में उपस्थित रहेंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा मूड अच्छा रहेगा, हमें चिंता नहीं होगी, हम दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर बुरे बैड बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा मूड सही नहीं रहेगा, स्विंग होता रहेगा और सैडनेस की फीलिंग आएगी। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए फाइबर जरूरी है, क्योंकि इसी फाइबर का उपयोग करके वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जो हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। तो ये जो मिलेट है, मिलेट खजाना है न्यूट्रिशन का, साथ में हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये मिलेट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपने वंदे मातरम में सुना होगा, सस्य श्यामलम मातरम। तो ये जो श्यामला क्या है, ये जो कंगनी है, इसी को श्यामलाम कहते हैं, श्यामला बंगाली में है ना, संस्कृत में। तो ये जो श्यामला है, इसके खेत बड़े ही सुंदर लगते थे, है ना। आपने सोयाबीन का खेत देखा होगा, कैसा लगता है, बेजाड़ सा। और ये जो
कंगनी का खेत है बहुत ही सुंदर अद्भुत, ज्वार का खेत अद्भुत। तो हमारी जो भारत भूमि जो है सस्य श्यामलम मातरम सुजलम सुफलम कैसी थी? इन्हीं अनाजों के कारण। इन अनाजों की विशेषता है कि ये उबड़ खाबड़ इलाकों में, पठारी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक, मैदानी इलाकों तक, जहाँ मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है या मिट्टी जो है उसकी गहराई कम है या वर्षा का वितरण असामान्य है, वहाँ पर ये मिलेट उग जाते हैं। आपने सुना होगा कि भारत की डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठा करती थी। तो वो सोने की चिड़िया किस डाल पर बैठती थी? सोयाबीन की डाल पर तो नहीं बैठती थी, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ की फसल ही नहीं है। वो बैठती थी ज्वार की डाल पर, वो बैठती थी कोदो की ज्वार डाल पर, वो बैठती थी कंगनी की डाल पर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। और ये जो मिलेट्स हैं इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। इनके ऊपर एक हुल होता है, जैसे धान जो होता है ना, धान में एक छिलका होता है, वैसे ही मिलेट में भी छिलका होता है ऊपर। और कोदो जो है सबसे कठोर छिलके वाला अनाज है, तो इसे 100 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है आसानी से। और कभी भी हमें भोजन की जो कमी का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। जो पुराना समय था जब घेर लिया जाता था राजाओं को, तो कैसे वो अपने भोजन की व्यवस्था करते थे? वो इन्हीं श्रीधान्य अनाजों मिलेट्स से अपने भोजन की आपूर्ति करते थे। तो ये जो अनाज हैं, कुछ लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि महंगा है। तो महंगा आपको जूता लगना चाहिए, खाने की चीज़ महंगी लग रही है तो इसका मतलब है कि आपके माइंडसेट में कोई परेशानी है। आपको पिज़्ज़ा महंगा लगना चाहिए कि अरे 500 रुपये का एक पिज़्ज़ा मैं खा लेता हूँ। आप अनाज जो है अगर मिलेट खाते भी हैं, है ना, तो कितना मिलेट खाएंगे एक बार में? 50 ग्राम मिलेट। कितना मिलेट खाएंगे? 50 ग्राम, 7-8 रुपये का मिलेट खाएंगे। जबकि आप पिज़्ज़ा खाने जाएंगे तो कितने का पिज़्ज़ा खाएंगे आप? 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाएंगे। और बड़े होटल में चले गए और महंगा भोजन। आपको महंगा क्या लगना चाहिए? कार महंगी लगनी चाहिए कि सस्ती कार से भी मेरा गुजारा हो सकता है, क्योंकि कार आपको आरोग्य नहीं दे सकती है। सस्ते जूते से मेरा काम चल सकता है और सस्ते कपड़ों से मेरा काम चल सकता है, लेकिन सस्ते भोजन से काम चलेगा क्या? कार में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो क्या आप केरोसिन तेल डालेंगे? क्या आप केरोसिन तेल से अपनी कार को चलाएंगे? नहीं चलाएंगे ना। जब वो कार इतनी मूल्यवान है आपके लिए, तो ये जो मानव शरीर है आपको जो मिला है, ये तो उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान है। तो उसके अंदर कचरा नहीं डालें, कचरा डालने से बचें, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को उसके अंदर डालें। लोगों का एक और प्रश्न रहता है कि मिलेट लगते कैसे हैं? आप अनाज कैसे लगते हैं? गेहूं कैसा लगता है? चावल कैसा लगता है? उसका अपना कोई स्वाद है क्या? जब आप उसको पुलाव की तरह बनाते हैं तो चावल पुलाव बन जाता है। जब आप उसको डोसा इडली के फॉर्म में बनाते हैं तो डोसा इडली बन जाता है। और अगर 10 लोग अलग अलग तरह 10 लोग पुलाव बना रहे हैं तो सभी का टेस्ट अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग अलग मसाले डाले हैं। इसी तरीके से मिलेट का भी अपना कोई विशेष स्वाद नहीं है। उनके अंदर जो मसाले आप डालेंगे, जिस रेसिपी से आप बनाएंगे, वैसा ही मिलेट बनेगा, है ना। फिर एक और प्रश्न रहता है कि इसे कौन खा सकता है? तो मिलेट को छोटे बच्चे से लेकर, टोडलर जो रहते हैं उनसे लेकर बुजुर्ग आदमी तक खा सकता है। कैंसर के पेशेंट जो हैं, जिन्हें कैंसर हो चुका है और दोबारा होने की संभावना है, वो मिलेट अगर खाएंगे तो उनको दोबारा कैंसर नहीं होगा। अगर कैंसर नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा, और अगर कैंसर हो गया है तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में अरेस्ट कर देगा मिलेट। किडनी के पेशेंट अगर खाएंगे तो उनको डायलिसिस कम बार करवाना पड़ेगा और धीरे धीरे उनका किडनी हील होने लगेगी। अगर लीवर से संबंधित समस्या है तो लीवर अपने आप को रीजनरेट करने लगेगा अगर आप मिलेट खाते हैं। आंखों से संबंधित समस्या है तो आंखें आपकी स्ट्रांग होने लगेंगी, आंखों की नसों में मजबूती आएगी। अगर तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या है तो आपकी तंत्रिका तंत्र जो है वो मजबूत हो जाएगा। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपका पैनक्रियाज हील होने लगेगा और आपके ब्लड में
पूरा का पूरा बैलेंस बना रहेगा। ग्लूकोज का पीक और इंसुलिन का पीक अप डाउन नहीं होगा। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट का प्रॉब्लम सही होगा, क्योंकि जो मिलेट के अंदर सोल्यूबल फाइबर है ना, मिलेट के अंदर इनसोल्यूबल फाइबर है जो हमारे पेट की, आंतों की 150 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करता है, पाइल्स को ठीक करता है ना, अल्सर को ठीक करता है, हाइपर एसिडिटी को ठीक करता है। और अगर सोल्यूबल फाइबर है ना, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा ये सोल्यूबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो ब्लड में अधिक मात्रा में है उसे बाइंड करके किडनी के रास्ते बाहर निकाल देगा, किडनी को भी लोड नहीं पड़ेगा और आपका ब्लड भी शुद्ध हो जाएगा, है ना। अगर कील मुहासे रहते हैं या आंतरिक सूजन है तो इसमें कोदो बहुत अच्छा अनाज है। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है मेल और फीमेल दोनों में, तो कुटकी बहुत ही अच्छा अनाज है, आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। भूख ज्यादा लगती है, अनकंट्रोल्ड भूख लगती है, तो बार्नयार्ड मिलेट जैसे सावा कहते हैं। डायबिटीज में पेनक्रियाज को हील करने वाला अनाज है कंगनी, है ना। गठिया की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, आप भोजन से ठीक कर सकते हैं। दवाइयों एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, लेकिन जो भोजन का काम है वो भोजन ही करेगा, दवाइयां नहीं कर सकती भोजन का काम, ये आपको समझना पड़ेगा। और भोजन से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीज है, ओके, डायबिटीज को, हार्ट डिसीज को, लेकिन अगर आप कंपेयर करें शहरी भारत में और ग्रामीण भारत में, दोनों ही जगह डायबिटीज की समस्या है और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 3-4% का अंतर है। दोनों ही जगह कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, दोनों ही जगह बीपी की प्रॉब्लम है। तो अगर ये लाइफस्टाइल डिसीज है तो जो डिसीज डॉक्टर को है वही डिसीज जो है वो एक मजदूर को भी है, जो किसान को है वो एक इंजीनियर को भी है। दोनों की लाइफस्टाइल में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो ये लाइफस्टाइल डिसीज नहीं है, ये फूड के कारण डिसीज है। जैसा फूड हम खा रहे हैं उसके कारण ही बीमारी उत्पन्न हो रही है ना। कहा भी जाता है ना, जैसा अन्न वैसा स्वास्थ्य और वैसा मन। तो एक और चीज आपको जानना चाहिए, गेहूं चावल जो है वो तमोगुणी अनाज है। आपने देखा होगा पेट भर के चावल खा ले नींद आने लगती है, बाटी खा ले नींद आने लगती है, लेकिन मिलेट खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, ये आपको निद्रा में नहीं लेके जाएगा। मिलेट का और क्या फायदा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, तो 21 दिन मिलेट की अम्बली आप खाइए, कॉन्स्टिपेशन आपका जड़ से खत्म हो जाएगा, आपका गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी और डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी आपकी। मिलेट के फायदे जो हैं वो अनगिनत हैं, एक वीडियो में मैं सारे फायदे आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप कॉल करके, है ना, प्रोटोकॉल के बारे में भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको प्रोटोकॉल भी बीमारियों के लिए दे दूंगा, और अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए तो मैं डाइट चार्ट में भी आपकी हेल्प कर सकता हूं, है ना। तो आपको मैंने कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कि मिलेट क्यों इंपॉर्टेंट है, और मिलेट जिसे भी महंगे लगे वो अपने डॉक्टर के बारे में जरूर सोच ले, क्योंकि मिलेट अगर आप ना खाके, है ना, मिलेट ना खाके दवाइयाँ खाना पसंद कर रहे हैं, दवाइयों की कीमत हमेशा मिलेट से ज़्यादा है। और दूसरी बात, गेहूं की कीमत इसीलिए कम है क्योंकि इंटरनेशनली उसे रेगुलेट किया जाता है ना, इंटरनेशनली रेगुलेशन है। लेकिन बासमती चावल महंगा है ना, असली बासमती 250-300 रुपये किलो है ना, जो आप खा रहे हैं कि डुप्लीकेट बासमती है। अगर आप असली देहरादूनी बासमती लेंगे तो वो बहुत महंगा है। अगर अच्छी दालें लेंगे तो ऑर्गेनिक दालें लेंगे तो वो महंगी है। इसी तरीके से मिलेट जो है वो नेचुरली ग्रोन है, ऑर्गेनिकली ग्रोन है, इनके अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई कार्सिनोजन कंपाउंड यूज नहीं हुआ है। तो ये आपको थोड़े से महंगे लग सकते हैं, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो मिलेट
अगर आप 1 किलो मिलेट लेंगे तो उसमें आराम से 15 से 16 लोग खाना खा सकते हैं, जबकि 1 किलो आटा या आप चावल लेंगे तो उसमें 7 से 8 लोगों का ही भोजन बन सकता है एक टाइम का। तो उस हिसाब से मिलेट आपको सस्ते पड़ेंगे। और मिलेट से अब आपका एक और प्रश्न होगा कि मिलेट से हम आखिर बना क्या सकते हैं, है ना। ये तो बात हो गई कि ठीक है अच्छे अनाज हैं, लेकिन इनसे हम बना क्या सकते हैं। तो मिलेट से आप रोटी कैसी बनेगी इसकी, ज्वार बाजरा की तरह, है ना। इसके अलावा इसका आप भात बना सकते हैं, जैसे चावल होता है ना तो उसका बड़ा भात बनता है, इसका छोटा बनेगा दलिया की तरह, है ना। खिचड़ी चावल से अच्छी, खीर चावल से अच्छी लगेगी आपको इसके इडली डोसा उत्पम अप्पे बना सकते हैं आप ट्रेडिशनल डिशेज बाटी बाफला राबड़ी महेरी बना सकते हैं। आप बेकिंग की डिशेज ब्रेड हो गया, इसके अलावा जो है आप केक बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, नान खटाई बना सकते हैं, है ना। मिठाइयाँ लड्डू बना सकते हैं आप इसके आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, और भी तरह तरह की जो भी आपकी रेसिपीज़ हैं, जो भी आप अनाजों का उपयोग करके बनाते हैं वो सब आप मिलेट से बना सकते हैं। तरह तरह के राइस बना सकते हैं, कोकोनट राइस, कर्ड राइस, लेमन राइस, शेजवान राइस, जो भी आपको पसंद है। मिलेट का पोहा आता है ना। तो पोहा से आप, जैसे चावल का पोहा रहता है वैसे मिलेट का पोहा आप खा सकते हैं आराम से नाश्ते में आप इसका उपमा खा सकते हैं, बर्मी सैली खा सकते हैं। चाइनीज़ में जैसे अभी आप क्या अनहेल्दी चाइनीज़ मैदा का खा रहे हैं, उसकी जगह आप मिलेट का भी चाइनीज़ खा सकते हैं, मिलेट का नूडल्स खा सकते हैं, पास्ता खा सकते हैं। तो मिलेट में ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, कुकीज़ खा सकते हैं। और ये जो है आप जो भी पसंद करते हैं, जो भी डिश आपको अच्छी लगती है वो सब डिशेज आप मिलेट से बना सकते हैं, है ना। मैं हूँ वैभव कुंभरेश, मिलेट मास्टर, और आपको मिलेट का जो भी संबंधित आपके जो प्रश्न हैं, कैसे खाना है, किस बीमारी में कैसे खाना है, और साथ में क्या खाना है, क्योंकि मिलेट तो हो गया अनाज का पार्ट, है ना। इसके अलावा हमें और क्या क्या खाना चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। और मिलेट की कुकिंग आप सीखना चाहते हैं, कैसे कुक करें, है ना, मिलेट को कैसे पकाएं, मिलेट को पकाने में क्या सावधानियां बरतें, मिलेट को कैसे पकाया जाता है, तो उसके लिए आप फ्री क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेट कुकिंग के बेसिक सिखाए जाएंगे, मिलेट की बुकलेट दी जाएगी, है ना, और भी जो भी मिलेट से संबंधित नॉलेज है वो दिया जाएगा। तो अब विश्व को ज़रूरत है मिलेटेरियन होने की, वेजिटेरियन और वीगन तो आपने सुना होगा, लेकिन मिलेटेरियन होने की ज़रूरत है। आप अनाजों में मिलेट को शामिल करें, भले ही कोई भी मिलेट जो आपको अच्छा लगे उसे शामिल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका आरोग्य का साथी है, ये आपकी हेल्थ का साथी है। और मिलेट एक ऐसा साथी है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और मिलेट को श्रीधान्य क्यों कहा जाता है, चलिए एक और प्रश्न, है ना। मिलेट को श्रीधान्य क्यों कहा जाता है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और श्रीधान्य का मतलब होता है ऐसे अनाज जिन पर माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा है, विशेष आशीर्वाद है। मिलेट ऐसे अनाज हैं जिन पर माता लक्ष्मी का आवास है, तभी पूरे भारत भूमि में, वन भूमि में, ऊसर भूमि में माता धान्य लक्ष्मी मिलेट्स के रूप में विराजमान थी और सभी जीवों के भोजन की व्यवस्था करती थी। माँ अन्नपूर्णा का आरोग्य आशीर्वाद है इन अनाजों के साथ। और जो कोदो मिलेट है उसको आदि बीज भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तो सबसे पहला जो क्रॉप था वो उन्होंने जो बनाया, पहला जो सीड बनाया वो कोदो बनाया था, है ना। कोदो हिमालय से लेके तमिलनाडु तक भारत भूमि पर हर जगह पैदा होता है ना। हमें ज़रूरत है फिर से स्वतंत्र होने की, है ना, क्योंकि स्वतंत्र हम हो गए लेकिन अभी भी परतंत्रता की कुछ बेड़ियां बाकी हैं, और ये बेड़ियां हमें एक एक करके खोलनी है। हम अभी भी दूसरों के द्वारा जो उन्होंने अच्छा बुरा बता दिया वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने स्वतंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त भोजन विज्ञान को सीखने की, समझने की, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। नमस्कार।